वेलकम फ्रेंड्स, एकेडमिक एडिशन चैनल में फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्राउन रूल, दैट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम 1890 to 1809 इंडियन काउंसिल एक्ट एंड 1919। द फर्स्ट डिस्कशन इज रिगार्डिंग इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जैसा कि आप लोगों को मालूम है 1892 की ये जो एक्ट का पृष्ठभूमि क्या था, इसके बारे में हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। पहला चीज ये था कि 1861 एक्ट फेल्ड टू सैटिस्फाई द एस्पिरेशन ऑफ इंडियन पीपल। 1858 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद 1861 का एक्ट बना था। लेजिस्लेटिव काउंसिल को कुछ हद तक बढ़ाया गया था, लेकिन इसके द्वारा भारतीय लोगों का जो मन में चाहत थी वो पूरा नहीं हुई, क्योंकि उसमें ऑफिशियल मेजोरिटी को ज्यादा प्रावधान दिया गया था। अब 1878 में बात और भी बिगड़ गया। इन 1878 लॉर्ड लिटन, द देन गवर्नर जनरल, he introduced and passed two acts. One was Vernacular Press Act and another was Indian Arms Act. In these two acts, the liberty of Indian press as well as the liberty of individual to keep arms was completely deterred. So it antagonized the people of India. The people of India were angry with the British. In 1857, the revolution was brutally crushed. It also made the Indians unhappy with the British. Further, in 1807, the universities of Calcutta, Madras and Bombay were established, as you know, and they led towards the spread of English education. Due to the spread of English education, the Indians became enlightened, and the enlightened Indians, they thought that the British rule was not for their benevolence, rather it was an autocratic government. So they were completely unhappy. In 1877, a terrible famine, एक बहुत बड़ा अकाल जो कि मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पंजाब को बुरी तरह प्रभावित किया। काफी जान माल की नुकसानी हुई। Another fact was the Ilbert Bill controversy, in which there was a provision of the Indian judges to try the case of British subjects in India, but it did not come into force. The bill was just nipped at the bud because of the opposition of the British. So Ilbert Bill controversy से ये पता चला कि ब्रिटिश लोग जो दावा कर रहे हैं कि न्याय और समानता की, वो पूरा खोखला है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई। शिक्षित भारतीय लोगों को लेकर अलान अक्टाभियान ह्यूम ने बॉम्बे की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज की परिसर में शुरुआत की थी दिसंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो प्रश्न उठता है कि क्यों एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट भारतीय लोगों को ज्यादातर लेकर लेजिस्लेटिव काउंसिल में या एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो क्या साबित करना चाहता है? इसका उत्तर यह है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोइंग नेशनलिज्म, द मोटिव ऑफ द ब्रिटिश वाज टू कन्फाइन द नेशनलिस्ट डिमांड्स within a narrow constitutional framework. So as you have already known that the safety valve theory led the British to implement another act to soothe the anger and dissatisfaction of the Indian subjects. भारतीय लोगों की मन में ब्रिटिश सरकार के ऊपर जो रोष था उसे थोड़ा प्रशमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1892 एक्ट की शुरुआत की थी। अब ये एक्ट का मेन प्रोविजन क्या है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। फर्स्ट, इट वाज एन अमेंडिंग एक्ट। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये एक्ट में ऐसा कुछ नई चीज नहीं थी, बल्कि ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल की भांति इसमें कुछ परिवर्तन लाया गया था। फर्स्ट थिंग इज इंक्रीजिंग ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कितने? 10 से कम नहीं और 16 से ज्यादा नहीं, 10 to 16 members were added, and there is a provision that half of the members should be non-officials, मीन्स जो कि सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे। मतलब प्राइवेट मेंबर्स को, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को उसमें ज्यादातर शामिल किया गया। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में वहां पर भी कम से कम 8 सदस्य और ज्यादा से ज्यादा 20 सदस्यों को लेकर
एक काउंसिल एंट्री हुई भारतीय लोगों का, जो कि बॉम्बे, मद्रास, बंगाल यहाँ पर 20-20 और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और अवध में 15 सदस्यों को लिया गया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। द एक्ट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ लिमिटेड इलेक्शन बट द वर्ड इलेक्शन वाज नॉट यूज्ड। इसमें निर्वाचनिक जो चीज है उसमें शामिल किया गया निर्वाचन, लेकिन निर्वाचन शब्द का उसमें इस्तेमाल नहीं। इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड गिव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। क्या हुई कि पहली बार जो प्राइवेट मेंबर्स मीन्स नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में शामिल हुए, वह बजट के ऊपर प्रश्न पूछ सकते थे। एग्जीक्यूटिव को भी वह प्रश्न पूछ सकते थे। पहली बार उन्हें ये अधिकार प्राप्त हुई, लेकिन वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड लोकल बॉडीज। पहली बार कुछ पॉपुलर इम्प्लीमेंटेशन मीन्स पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव जैसा कि लोकल बॉडीज का जो चुने हुए सदस्य, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा प्रस्तावित सदस्य तथा प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल से जो रिकमेंड किया हुआ सदस्य लोगों को शामिल किया गया नॉन ऑफिशियल मेंबर की हैसियत से। मतलब जो इलेक्शन चीज है, इलेक्शन चीज को तो पूरी तरह नकार दिया गया सामने से, लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्शन चीज को थोड़ा इसमें शामिल किया गया। इसका लक्ष्य यह था कि भारत में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को मतलब आम भारतीयों को शामिल करके वो ये प्रस्ताव देना चाहते थे, ये संदेशा देना चाहते थे कि वह एक पॉपुलर डिसीजन मेकिंग बॉडी बना रहे हैं। मतलब दे वांटेड टू शो दैट इट बिकेम मोर रिप्रेजेंटेटिव। इंडियन काउंसिल्स एक्ट की दोष क्या है इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। इट फेल्ड टू सैटिस्फाई द एस्पिरेशन ऑफ इंडियन nationalists and was criticized by the Indian National Congress in 1892 and 1893 sessions because it was not a democratic setup. Within the autocratic setup, they wanted to give some flavor of democracy, but they failed to do so by expanding only the Legislative Council and Executive Council of the Governor General. They wanted to give the message that they are accommodating the popular faces in their assemblies and councils, but it failed to do so. Direct election भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। मेंबर्स को सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पूछने का कोई अधिकार नहीं था। वो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते थे एक ही बार, दूसरी बार क्वेश्चन पूछ नहीं सकते थे। और जो मेंबर प्रश्न पूछते थे, ये प्रश्न का ऐसा कोई मूल्य नहीं होता था, क्योंकि वो प्रश्न ही पूछते थे, लेकिन कोई भी विधेयक को बंद कराने के अधिकार उनका नहीं था, क्योंकि गवर्नर जनरल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर था। और जो ऑफिशियल मेंबर्स थे वो सब काम अपने मनमाने ढंग से करा लेते थे। इट वाज जस्ट प्योरली एन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट व्हिच वाज कंट्रोल्ड फ्रॉम London by the Secretary of State for India, and in India the Viceroy was the administrative head who was carrying on the administration. Just a pseudo popular faces, a pseudo populist government message they wanted to give. But this act was significant in some sense. The first thing is the size of the legislature, both at the center and the provinces, were enlarged. So the size was enlarged only. Next, the elective principles were introduced. Though it was veiled, it was not openly made, but the recommendation of the local bodies, Bengal Chambers of Commerce, Provincial Legislative Assembly recommended members were accommodated. So some of the elective principles were just introduced. Many Indian leaders, especially the moderates, Firoz Shah Mehta, Gopal Krishna Gokhale, उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आशुतोष मुखर्जी, रास बिहारी घोष, लाल मोहन घोष, all these moderate members were included in the council. So the British wanted to do their best to give
a pseudo face of populist measures. The legislature was given some control over executive because previously the executive was scot-free. There was no control over the executive, but this act made some of the control over the executive. So let us see the mind map. Indian Councils Act of 1892. The first point is increasing of the number of additional members in the Central Executive Council 10 to 16 and half of them to be non-officials. In the provincial legislature, minimum 8 and maximum 20 members were accommodated, and the Governor General had the power to nominate the Legislative Council members recommended by Bengal Chambers of Commerce and local bodies. And next was the power of Governor General to introduce limited election, and first time the Legislative Council members were given power to discuss the budget and asking questions to the executive. So in order to refresh your memory and to store the data, let us carry out the recapitulation questions. The first question is 1892 Act made the provision for addition of members dash to dash in the Central Executive Council. At least dash were to be non-officials. The addition of members minimum 10 and maximum 16, and at least half of them were to be non-officials. The second question is 1892 Act, the provincial legislatures minimum 8 and maximum 20 members was fixed in the provincial legislature. Please remember it. Next, 1892 Act increased the function of the Legislative Council by dash and dash. 1892 Act increased the function of Legislative Council by asking questions on budget and to the executive. लेजिस्लेचर में वो बजटरी क्वेश्चन पूछ सकते थे और एग्जीक्यूटिव को भी क्वेश्चन पूछ सकते थे. 1892 एक्ट नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसराय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड बेंगल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड लोकल बॉडीज, इनकी रिकमेंडेड कैंडिडेट को शामिल किया जाता था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. इसके बाद चर्चा करते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, व्हिच इन अनदर नेम कॉल्ड एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट. सो व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट? लेट अस सी. बट बिफोर गोइंग टू द प्रोविजंस, लेट अस जस्ट सी द बैकड्रॉप. इसका पृष्ठभूमि क्या था, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं. During 1909, the situation was the period of rising of national consciousness. इससे पहले आप लोगों को मालूम है कि बंगाल का विभाजन हुआ था और उसी समय काफी मात्रा में न्यूज़पेपर और जर्नल लोकप्रिय हो गए थे. भारतीय लोग ब्रिटिश सरकार के शासन के ऊपर पूरा जानकारी हासिल करने में समर्थ होते थे, अतः नेशनल कॉन्शियस का बढ़ोतरी हुआ था. और there was economic critique of colonialism. The colonial rulers were exploiting Indians economically and there was a drain of Indian wealth. It was proved by two noted writings by Dadabhai Naroji and Ramesh Chandra Datta. Dadabhai Naroji has been called as the grand old man of India, who wrote his famous book Poverty and on British rule in India, and Ramesh Chandra Datta wrote the book An Economic History of India. In these two books, the economic drainage of Indian wealth by the colonial British was clearly noted down. In 1902, Dadabhai Naroji wrote his famous book Poverty and on British rule in India. So he gave the detailed picture how the British exploited and drained the wealth to Britain. किस प्रकार ब्रिटिश भारत की संपत्ति को अपने देश को ले जाते थे, किस प्रकार भारत को खोखला बना देते थे, इसका पूरा ब्यौरा दादाभाई नारोजी और रमेश चंद्र दत्त ने दिए. तो वह भारत के जो राष्ट्रीय जागरूकता को पैदा किया, शिक्षित भारतीय उनके द्वारा प्रभावित हुए. कर्जन
लॉर्ड कर्जन जो कि बंगाल विभाजन का एक प्रमुख व्यक्ति था, जो चाहता था कि भारत में कोई नेशनल कॉन्शियसनेस ना आए, उनका रिएक्शनरी पॉलिसी भी भारतीय लोगों में राष्ट्रीय चेतना को जागरूक करने में योगदान दिया। एट द टाइम द एक्सट्रीमिस्ट especially Lal Bal Pal, they were famous. They raised the slogan Swaraj Swadeshi and boycott. The famous Bal Gangadhar Tilak told that Swaraj is my birthright and I shall have it. So, in the backdrop of these events, parliamentary reform was going to be implemented. So, the backdrop has not been ended. Now, let us see what happened then and the other points in the backdrop we shall discuss. There was rise of militant nationalism and revolutionary terrorism there. Japan defeated Russia. Previously, there was a feeling, there was a belief that the West was invincible. But that theory or that dictum was falsified because Russia was defeated by the Asian nation Japan. सो भारत के लोगों में ये विश्वास हुआ कि ब्रिटिश को भी हराया जा सकता है, क्योंकि रूसिया का हार इसका सबूत था कि एशियाई देश भी पश्चिमी देश को, वेस्टर्न कंट्रीज को हरा सकते हैं। इसी बीच पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसके बारे में मैं अब बोला, वह भी भारतीय राष्ट्रीय चेतना को जागरूक करने में समर्थ हुआ था। 1 अक्टूबर 1906 में गवर्नर जनरल मिंटो को मुलाकात करने के लिए मुस्लिम लोगों का एक सदस्य का टीम गए थे, जिसको बोला जाता था शिमला डेपुटेशन, जिनमें आगा खां शामिल थे। उनका विचार था कि भारत में जो संख्या लघु थे, मतलब जो अल्पमत थे मुस्लिम, उनका स्वार्थ का सुरक्षा करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे और मिंटो ने तुरंत उनको मान लिया और मिंटो ने तब से ठान ली कि डिवाइड एंड रूल की शुरुआत करे, जो कि थोड़ा थोड़ा हो रहा था, उसको ऑफिशियल रिकॉग्निशन देने के लिए प्रचेष्टा हुई। ब्रिटेन में लिबरल पार्टी पावर में आए और लिबरल पार्टी ये सिचुएशन को देखकर ये ठान लिया मन में कि भारत में कुछ लिबरल कानून बने ताकि भारतीय लोगों का जो रोष है, भारतीय लोग जो रुष्ट हो गए अंग्रेजी शासन के खिलाफ, वो थोड़ा कम हो सके। तो इसको दिखाने के लिए, इन ऑर्डर टू शो द फीलिंग्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्पिक्यूअसली, इन अगस्त 1907 केजी गुप्ता एंड सैयद हुसैन बिलग्रामी were two Indians who were included in the सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स इंडिया काउंसिल। पहले इंडिया काउंसिल में कोई भारतीयों को नहीं लिया जाता था, लेकिन ब्रिटिश जेस्चर ये दिखाना चाहता था कि भारतीय लोगों को अभी इंक्रीजिंगली ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक कार्य में शामिल किया जाएगा। तो अतः 1909 की कानून से पहले सैयद हुसैन बिलग्रामी और केजी गुप्ता को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की इंडिया काउंसिल में लंदन में शामिल किया गया। तो 1909 एक्ट का मेन प्रोविजन के बारे में चर्चा करेंगे। क्या परिवर्तन किया गया ना? द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड फ्रॉम 16 to 60, मतलब काफी हद तक उसको बढ़ाया गया। पहले जो 10 से 16 तक रखने चाहते थे उसको बढ़ा के 60 कर दिया गया। और द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नॉट यूनिफॉर्म। हालांकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 को 60 कर दिया गया, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये संख्या यूनिफॉर्म नहीं था, लेकिन बढ़ाया गया था। ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी वाज देयर। केंद्र व्यवस्थापक सभा में ऑफिशियल मेजोरिटी था, लेकिन राज्य व्यवस्थापक सभा जो थे तब तक प्रांतीय व्यवस्थापक सभा, वहां पर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी मतलब भारतीय लोगों को ज्यादा संख्या में ले लिया गया। इट एनलार्ज द डेलिबरेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द लेवल। अब मेंबर को प्रश्न पूछना, खासतौर पर प्रश्न के बाद जो सहायक प्रश्न पूछना, ये अधिकार दिया गया और बजट के ऊपर भी अपने अपने रिजोल्यूशन मूव करने के लिए अधिकार भी दे दिया गया। फर्स्ट टाइम
भारतीय लोगों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल करने के लिए कोशिश हुई और उनको भी मंत्री पद जैसा पद दिया गया। लॉर्ड सिन्हा वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसमें पहली बार सबसे खतरनाक चीज, बुरी चीज जो शामिल किया गया वो था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें मुस्लिम लोगों को शामिल किया गया और मुस्लिम लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ। मतलब आज जैसा रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी ना होकर जहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट होगा वहां पर वोटर भी होंगे मुस्लिम और जो निर्वाचित होकर आएगा वो भी होगा मुस्लिम। तो भारत में ये जो प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड रूल, इसका शुरुआत ब्रिटिश सरकार ऑफिशियली कर दिया। प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशंस, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स, ये लोगों को शामिल कराने के लिए केंद्रीय विधानसभा में भी व्यवस्था हुआ। तो प्रतिनिधित्व देने के लिए एक ही लाइन में कोशिश किया गया और दूसरी लाइन में भारत में डिवाइड एंड रूल का शुरुआत भी हो गया। इसका डिमेरिट क्या था कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी का शुरुआत था। मतलब संख्या बढ़ा दिया गया लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी को बरकरार रखा गया। दूसरा, दिस वाइडेड द डीच बिटवीन द मुस्लिम्स एंड हिंदूज। हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो कि बंगाल विभाजन में देखा गया था उससे कम करने के लिए, मतलब उनमें फूट पैदा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ये जो कम्युनलिज्म का शुरुआत की। प्रीडोमिनेंस ऑफ ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, so there was the creation of a power block by the officials. So the Indian members, though their number was increased in the legislative council, they were given right to ask questions and supplementary questions and move resolutions in the budget. But in the end, the official majority marred all the positive measures implemented by them because the officials did not listen to the non-official members' plea. The size of the council were increased but their function and power were not enlarged. वो ज्यों की त्यों रहा, उनमें कोई ऐसा ठोस परिवर्तन नहीं आया। लेकिन इसका विशेषता यह है कि ये ग्रेट इम्प्रूवमेंट अपॉन द एक्ट ऑफ 1892, इसको अगर 1892 एक्ट की हम तुलना करें तो इंडियन लीडर्स को काफी संख्या में लेजिस्लेटिव बॉडी में लिया गया था। ये एक उसका प्रमुख विशेषता था। The members used the debates on bills eroding the moral foundation of the Raj. शिक्षित भारतीय लोग जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल होते थे, ब्रिटिश सरकार की जो दोष है, उनका जो खामियां हैं, उसको वो नजरअंदाज नहीं करते थे बल्कि सामने लाते थे ताकि ब्रिटिश सरकार की जो शासन की जो खोखलापन वो लोगों के सामने आ जाए। Narrow franchise was introduced and a separate electorate for Muslims. First time there was the principle of a divide and rule, as I have told you. Official divide and rule policy was implemented. There was conspicuous deliberation and a real discretion was with the Governor General. मीन्स डेलिबरेशन को तो मौका दिया गया, चर्चा को मौका दिया गया, लेकिन पूरी सत्ता जो है गवर्नर जनरल के अधीन में था। वो चाहे तो कोई भी बात को ना सुन के अपने मनमाने ढंग से कर सकते थे। तो इट वाज प्योरली एन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, ओनली द स्यूडो पॉपुलिस्ट मेजर्स वर इम्प्लीमेंटेड मोर देन 1892 एक्ट। नाउ द माइंड मैप, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। There was official majority in central legislature and a non-official majority in the provinces. This is the first point. Second point is members were allowed to ask supplementary questions and to move resolutions on the budget. Some more powers than 1892 Act. Third, the most important communal electorate was introduced. So Muslims were given representation in communal constituencies. It was the first principle of a divide and rule. The representation was expanded to universities, corporations, chambers of commerce and zamindars. Some of the traditional elements like the Lord's House, the House of Lords in Britain was introduced in India. Lord Sinha was accommodated in Governor General's Executive Council. So, first time an Indian was given a portfolio in Governor General's Executive Council, means in the Ministry of Governor General he was accommodated, and members of Central Legislative
Council was increased from 16 to 60. It was a major event, means a larger expansion of the Central Legislative Council. Now, recapitulation questions of Indian Councils Act 1909. The first question is, the Act of 1909 provided the number of members in the Central Legislative Council was raised from 16 to 60 members. The second question is, the Act of 1909 provided that members were allowed to ask dash questions. Now members were allowed to ask supplementary question. मतलब जो मेंबर ओरिजिनल प्रश्न पूछे थे वह सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ पाएंगे, ये प्रावधान रहा. और दे मस्ट और दे हैड द पावर टू मूव रिजोल्यूशन ऑन बजट. बजट के ऊपर भी वो रिजोल्यूशन मूव कर सकते थे. Dyas became the first Indian member included in the Governor General's Executive Council. Lord Sinha or Satyendra Prasanna Sinha was the first Indian member included in Governor General's Executive Council. The Act 1909 introduced a system of Dyas for Dyas by accepting the concept of Dyas. The Act of 1909 provided the introduction of a communal electorate for Muslims by accepting the principles of a separate electorate. It was a communal electorate or communal representation of the Muslims to accept the principle, the concept of a separate electorate. So it was first time the principle of divide and rule got the official sanction. The last question is, the Act of 1909 provided for the separate representation of presidency, corporations or chambers of commerce, universities and zamindars. So these organizations got separate representative power that they could send their representatives to the Central Legislative Council. So I hope all of you must have understood the concept of the Indian Councils Act 1909. Let us delve into the next act, that is Government of India Act 1919. As you know, previously only one act was Government of India Act, that was the Government of India Act 1858, and the next Indian Councils Act 1861, 1892, 1909, all these were called as Indian Councils Act, but Government of India Act 1858, then 1919, and the last in this episode was 1935 Government of India Act. So let us discuss in detail about this act. ये एक्ट होने से पहले इसका जो पृष्ठभूमि है उसी पर चर्चा करते हैं. आप लोगों को मालूम है कि 1909 में पार्लियामेंट रिफॉर्म के तहत इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 बना था, लेकिन ये कानून बनने के बाद भारतीय लोगों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का दावा किया गया था और कुछ भी किया गया था, लेकिन उसको नकार दिया गया क्योंकि इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में हुआ और सेडिशियस मीटिंग एक्ट 1911 में हुआ, इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1930 में हुआ, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में हुआ. ये सब एक्ट में कड़ी सजा की प्रबंधन किया गया था. इसके द्वारा नागरिक की जो मूलभूत अधिकार है उसे नकारने के लिए प्रयास किया गया था. इसीलिए ये एक्ट को भारतीय लोगों ने अच्छी तरह ग्रहण नहीं किया और ये एक्ट डिसइल्यूजनमेंट पैदा किया. तब तक भारत में स्थितियां बिगड़ गया था. 1919 से पहले आप लोगों को मालूम है कांग्रेस और लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में. तो फलस्वरूप भारत में सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता था. इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया और जो कि भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन में एक कॉलोनी कहा करता था, अतः भारत इस युद्ध में शामिल हो गया. वास्तविक रूप से भारतीय लोगों का मन में ये चाहत थी कि युद्ध के बाद
शायद सेल्फ गवर्नमेंट उन्हें मिले। और मुस्लिम लोग भी अंग्रेज सरकार के ऊपर रुठ गए थे। उसका प्रमुख कारण था खिलाफत। खिलाफत का मतलब खलीफा, जो कि तुरस्क का राजा होते थे, उनको प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने अपमानित किया था क्योंकि वो हार गए थे। तो इसीलिए भारत के जो मुस्लिम लोग हैं, खलीफा के असम्मान से वह अंग्रेज के ऊपर बिगड़ गए थे। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, 1916 में हिंदू और मुस्लिमों के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ था और इस पैक्ट के द्वारा दोनों गुट में थोड़ा अच्छा संपर्क बरकरार हुआ। अतः ये दोनों गुट, हिंदू और मुस्लिम, वह चाहते थे कि किस प्रकार वह अंग्रेजों से ज़्यादा अधिकार प्राप्त कर सकें, सेल्फ गवर्नमेंट प्राप्त कर सके। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने ये घोषणा किया कि ये युद्ध का मतलब यह है कि टू मेक द वर्ल्ड सेफर फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए पूरे विश्व को सेफ रखना उनका लक्ष्य था। यह अमेरिका के राष्ट्रपति बोले तो भारतीय लोगों के मन में ये इच्छा जागरूक हुआ कि युद्ध के बाद शायद उन्हें लोकतंत्र या डोमिनियन स्टेटस मिल सके। गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि मर चुके थे 1917 तक, और उनका एक सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर विचार प्रकाशित हुआ जिसका नाम था गोखले स्कीम। इस गोखले स्कीम में गोखले ने दावा किया था कि भारत को सेल्फ गवर्नमेंट तुरंत मिल जाना चाहिए। राउंड टेबल नामक एक ग्रुप इंग्लैंड में फॉर्म हुआ था, जिनके दो प्रमुख सदस्य थे लियोनेल कॉर्टिस और विलियम ड्यूक। इन्होंने 1909 की इंडियन काउंसिल एक्ट पार्लियामेंटो रिफॉर्म एक्ट को उन्होंने देखा और उन्होंने ये दावा किया कि भारत को सेल्फ गवर्नमेंट तुरंत मिलना चाहिए क्योंकि अब समय आ गया है। और कांग्रेस मुस्लिम लीग की जो जॉइंट स्कीम दिसंबर 1916 में प्रकाशित हुआ, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का बात किया गया था और सेल्फ गवर्नमेंट का बात भी किया गया था काफी जोर से। अब भारत में तिलक के द्वारा और आनी बेसांत के द्वारा होम रूल मूवमेंट चलाया गया था और अमेरिका में गदर पार्टी जिसका शुरुआत हुआ था, उसी का प्रभाव भारत में भी कुछ हद तक पड़ा था और ये स्वतंत्रता के क्षेत्र में अपना योगदान काफी बड़े तौर से नहीं देते हुए भी कुछ हद तक दिया था। तो ये जो गदर पार्टी, ये भी भारतीय लोगों के मन में, खासतौर पर युवा वर्ग में, ये देश प्रेम की भावना को गदर पार्टी ने जागरूक किया था। तो गदर मूवमेंट और होम रूल मूवमेंट 1919-60 से पहले हुआ था। ब्रिटिश उसी टाइम में डिमांड किया भारत से कि 1 मिलियन पाउंड युद्ध के फंड के रूप में भारत से जाए। तो इंडियन लोग, मतलब भारत की पैसों से 1 मिलियन पाउंड पैसा दिया गया। तो भारतीय लोग स्वतः चाहने लगे कि युद्ध के बाद शायद उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट मिले क्योंकि उन्होंने वार फंड को एक बड़ी कंट्रीब्यूशन दी। तो ये था प्रमुख चीज, इसका पृष्ठभूमि, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से पहले हुआ था। युद्ध चलता रहा। इसी बीच मोंटेगू 20 अगस्त 1917 में एक प्रमुख घोषणा किया। यह घोषणा क्या था? द पॉलिसी ऑफ हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट विथ व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर इन कंप्लीट अकॉर्ड इज दैट ऑफ इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियंस in every branch of administration and the gradual development of self-governing institutions with a view to the progressive realization of responsible government in India as an integral part of the British Empire। इसका मतलब यह है कि मोंटेगू का कहना था कि धीरे धीरे भारतीय लोगों को सांविधानिक रिफॉर्म के सहित अधिक से अधिक भारतीय लोगों को सरकारी कार्यक्रम में तथा सरकारी पदों पर बहाल किया जाएगा और धीरे धीरे संवैधानिक व्यवस्था दिलाने के लिए ब्रिटिश सरकार का ये लक्ष्य है कि अंततः भारतीय लोगों को दिया जाएगा रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायित्व संपन्न सरकार उन्हें दिया जाए। तो ये रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। इस रिपोर्ट जुलाई 1918 में प्रकाशित हुआ था। ये रिपोर्ट का नाम था मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट।
आधार पर मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट बना, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ये एक्ट का फीचर क्या था? ये एक्ट का प्रमुख विशेषताएं यह थे कि द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि भारत से अपना तनख्वाह लेते थे, अब 1919 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद उन्हें ब्रिटिश एक्सचेकर से पैसा दिया गया। मतलब ब्रिटिश फंड से वो पैसा पाए, भारतीय फंड से पैसा नहीं पाए, क्योंकि वो ब्रिटेन में रहते थे, लंदन में रहते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की पावर को कुछ हद तक कम करने के लिए एक्ट में प्रावधान बना कि एक हाई कमिश्नर फॉर इंडिया लंदन में जाकर रहेंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उन्हें तनख्वाह दिया जाएगा, और वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल का एक एजेंट के रूप में जाकर अंग्रेज सरकार के साथ अपना संपर्क बनाए रखेंगे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पावर को थोड़ा कम कर दिया गया और इनके काम को द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन कुछ हद तक उनका जिम्मेदारी को उनसे थोड़ा ले लिया। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट डिड नॉट अंडरगो एनी चेंज। सेंट्रल गवर्नमेंट जो था उसमें ऐसा कोई ठोस परिवर्तन नहीं हुआ। इट वाज ऑन रिप्रेजेंटेटिव एज यूजुअल। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 8 सदस्य थे, इसमें थोड़ा सा प्रावधान परिवर्तन हुआ। 3 लोग उसमें भारतीय रहेंगे। पहले तो आप जानते हैं, पहले लॉर्ड सिन्हा थे, एक ही मात्र सदस्य गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अब 3 रखा गया एक के बदले, तो एक के बदले अब 3 रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट, द सेंट्रल लेजिस्लेचर बिकेम बाई कैमेरा, मीन्स इट consisted of 2 houses. One was Indian Legislative Assembly and another was Council of State. जैसा कि आज का लोकसभा है और काउंसिल ऑफ स्टेट जैसा कि आज के राज्यसभा है, उसी प्रकार पहली बार इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेचर को 2 भाग में बांटा गया, 2 सदन किया गया, द्विसदनीय व्यवस्था को कायम किया गया, इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट। और क्या क्या परिवर्तन इसमें आया? इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे लोअर हाउस कहा जाता था, उनमें कुल मिलाकर 145 सदस्य होते थे। उनमें 42 सदस्य जो है वो नॉमिनेटेड होंगे और 104 सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे, जिनका कार्यकाल रहेगा 3 साल। इसमें भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को रखा गया, लेकिन उसको और विस्तार किया गया। सिखों के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए, साथ ही साथ मुस्लिम को भी इनमें शामिल पहले किया गया था 1909 की मॉर्ले मिंटो शासन सुधार कानून में। अब जो दूसरा सदन था, जिसे कहा जाता था अपर हाउस, वो था द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। उसमें कुल मिलाकर 60 सदस्य थे। 60 में से 26 नॉमिनेटेड और 34 इलेक्टेड होंगे। इनका कार्यकाल रहेगा 5 साल। लोअर हाउस का 3 साल और अपर हाउस का 5 साल। और ये मेंबर लोगों को ऑनरेबल कहा जाएगा, मतलब सम्माननीय बोला जाएगा। इसमें भी वही कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, मुस्लिम लोगों को जिस प्रकार का दिया जाता था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, उन्हें भी उसी प्रकार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। अब इस निर्वाचन में जो भारतीय वोट देने में समर्थ थे, वो किस आधार पर होते थे? वह प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन पर होते थे। अपना टैक्स देने की जो क्षमता था उनका, उसी के आधार पर, और एजुकेशन के आधार पर। उनका शिक्षागत योग्यता क्या था, वो कितने प्रॉपर्टी होल्ड करते थे और कितने रुपये टैक्स के रूप में सरकार को देते थे, उसी के हिसाब से उन्हें वोट देने की अधिकार, राइट टू वोट was not universal adult franchise, rather it was limited and contractional voting system। 1919 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक प्रमुख चीज यह हुआ कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का स्थापना हुआ, जो कि सिविल सर्वेंट का रिक्रूटमेंट इंडिया में करेगा। तो अतः ये पहली बार भारत में उसका स्थापना हुआ, जो कि सिविल सर्वेंट्स का रिक्रूटमेंट यहाँ करे। और ये भी प्रावधान रहा कि 1919 एक्ट लागू होने के बाद 10 साल के अंदर
एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा जो कि इसका कार्यकाल या कार्य करने की तरीका को देखेगा और उसमें अगर कुछ फॉरवर्डिंग हो सके या कुछ रिकमेंडेशन हो सके वह करेगा। तो ये प्रावधान रहा। अब प्रोविंस का बात हम करें तो प्रोविंशियल क्षेत्र में ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को कुछ हद तक स्वतंत्रता दिया गया। यहाँ पर डिवोल्यूशन हुआ, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, और प्रोविंसेस में डायरकी द्वैत शासन व्यवस्था को कायम किया गया। केंद्र सरकार की अधिकार और राज्य सरकार के अधिकार पहली बार स्पष्ट रूप से बांटा गया। वह अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कानून बनाएंगे और 1919 के एक्ट जो है पहली बार एक प्रियम्बुल के साथ आया था। प्रियम्बुल मतलब उसका जो उद्देशिका है, ये उद्देशिका के साथ ये कानून आया था। तो प्रोविंसेस में जो सत्ता का डिवोल्यूशन हुआ जिसको हम डायरकी कहते हैं, ये डायरकी क्या है ना, ये डायरकी इसीलिए है कि प्रांतों में, खासतौर पर 8 प्रांतों में ये जो सत्ता दिया गया था इसको 2 भाग में विभक्त किया गया था, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। The transferred subjects were to be administered by the governor with the aid of ministers responsible to the legislative council, and reserved subjects जो थे वो गवर्नर तथा उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर के द्वारा होगा और वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं रहेंगे, वो सिर्फ गवर्नर के प्रति उत्तरदायी रहे। तो इसी प्रकार जो डुअल पावर स्कीम बनाया गया जिसको बोलते हैं द्वैत शासन या डायरकी, रिजर्व्ड जो क्षमता था उसके अंतर्गत ये जो पुलिस है, इरिगेशन, फाइनेंस, ये सब रहा रिजर्व्ड कैटेगरी के अंतर्गत, जिसमें गवर्नर तथा उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के गिने चुने सदस्य मिलकर ये फैसला लेंगे जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति उत्तरदायी नहीं रहेंगे। और बाकी जो है म्यूजियम है, पार्क है और एग्रीकल्चर है, ये सब चीज़ ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर रहा, जिसको जो इंडियन मिनिस्टर होंगे, इंडियन लेजिस्लेटर्स जो मिनिस्टर होंगे वो गवर्नर जनरल और वह मिलकर करेंगे। लेकिन इसमें काफ़ी परेशानी आई क्योंकि सब जो गुरुत्वपूर्ण क्षमताएं वो रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर जाता था, ट्रांसफर्ड जो पावर था वो बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट था। इसीलिए भारतीय जो मंत्री थे वो 2 तरह परेशानी में आते थे। एक, वो लोगों के द्वारा निर्वाचित हुए थे, तो जो इलेक्टर थे, लोग थे, आम जनता, उनके प्रति वो उत्तरदायी थे और लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति उत्तरदायी थे, और दूसरे और वो गवर्नर के प्रति भी उत्तरदायी थे। अतः वो सिर्फ अपना सिफारिश करते थे, लेकिन काफ़ी हद तक उनका जो सिफारिश उसे कोई नहीं मानता था, क्योंकि जो इंडियन सिविल सर्विस था या जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी थे वो उनका बात को नहीं मानते थे, क्योंकि वो सिर्फ मानते थे गवर्नर और उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स को। अतः ये व्यवस्था किया गया, लेकिन ये व्यवस्था इतना सफल नहीं हो पाया। अब देखते हैं 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कमियां क्या क्या थे। एब्सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ओनली हाई साउंडिंग क्लेम्स। इसका मतलब यह था कि जैसा कि मोंटेगू का डिक्लेरेशन अगस्त 1917 में था कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस विथ ए व्यू टू द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, ये सिर्फ खोखला दावा था, खोखला घोषणा पत्र था। वास्तविक रूप में ऐसा रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के प्रति ब्रिटिश सरकार अपना कोई उत्तरदायित्व तो निर्वाह नहीं किया। ये डायरकी का पॉलिसी जो कि प्रांतों में लागू हुआ, ये बहुत बड़ा फेल्योर था। इट वाज ए फियास्को, ग्रेट फेल्योर एंड हिमालयन ब्लंडर। अलेक्जेंडर मूडीमैन अपना रिपोर्ट दिया था, उसमें उन्होंने ये जो डायरकी का फेल्योर के बारे में कंप्लीट ब्यौरा दिया था कि किस प्रकार ये एक्ट का जो डायरकी है फीचर कैसा फेल हुआ। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन विभिन्न वर्गों को दिया गया, मुस्लिम के अलावा इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, सिख्स और यूरोपियंस। इनको देने के बाद समस्या यह हुआ कि धीरे धीरे भारत को जात पात धर्म के नाम पर बांटने की जो ब्रिटिश सरकार का प्रयास है वो सामने आ गया। हालांकि मोंटेगू मानते थे कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज ए हिंड्रेंस इन गवर्नेंस,
ये सरकार के कामकाज के लिए एक प्रमुख बड़ा बाधक है, लेकिन बाधक बताते हुए भी उन्होंने ऐसा ही किया था, जिसके द्वारा ये एक्ट का जो अच्छाई काम में नहीं लग सका, वो फिर भारत को जात पात के नाम से बांटने की प्रयास की और डिवाइड एंड रूल को ऑफिशियल रिकॉग्निशन को और पुख्ता करने में कामयाब हो पाए। लेकिन ये एक्ट का कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को विलय कर दिया, मतलब कोई ऐसा रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं आया, सिर्फ फॉर्म में आया लेकिन कंटेंट में कुछ नहीं आया। और ये चीज था कि भारत में पहली बार सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि 1926 में स्थापना हुआ, वो एक माइलस्टोन की भांति हम सोच सकते हैं। और डिवोल्यूशन डिसेंट्रलाइजेशन जो कि पहले दौर में प्रथम चरण में अंग्रेज सरकार सेंट्रलाइजेशन का दौर शुरू किया था, अब डिसेंट्रलाइजेशन अभी आगे धीरे धीरे और भी बढ़ता चला गया और उसमें लिस्ट ऑफ पावर भी था। और काउंसिल ऑफ स्टेट पहली बार दूसरा सदन जो है केंद्रीय दूसरा सदन जिसे अपर हाउस कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, आज की राज्यसभा की भांति, वो पहली बार क्रिएट किया गया। अब इसका माइंड में आप देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, इसमें पहली बार एक हाई कमिश्नर को अपॉइंट किया गया इंडिया से, जो कि लंदन में काम किया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पावर को डिवोल्यूशन किया गया, कम किया गया। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 8 सदस्यों में से 3 भारतीय लोगों को अपॉइंटमेंट किया गया। उसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन रखा गया, मुस्लिम के अलावा सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को रखा गया। सेंट्रल लेजिस्लेचर को बाई कैमरल किया गया, इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 145 मेंबर, जिनमें 104 मेंबर इलेक्टेड और 3 साल के लिए कार्य किए। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में 60 मेंबर, 26 नॉमिनेटेड और 34 इलेक्टेड, जो कि 5 साल तक काम करेंगे। और इसमें लिमिटेड फ्रेंचाइज दिया गया, मात्र 5% लोगों को इसमें फ्रेंचाइज दिया गया था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि पहले भारत से अपना तनख्वाह पाते थे, उनको ब्रिटिश एक्सचेकर से तनख्वाह दिया गया। अब चलिए देखते हैं उसकी रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन को। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑफ 1919, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज नाउ टू बी पेड बाय द ब्रिटिश एक्सचेकर, नॉट द इंडियन एक्सचेकर। The second question is under the provisions of the Act of 1919, Dyas appointed as a representative of Governor General in Council. It was the High Commissioner of India placed in Britain. Under the provisions of the Act of 1919, communal representation was given to Indian, Christians, Europeans, Anglo-Indians and Sikhs. Next question, under the provisions of the Act of 1919, Dyas was introduced in the provinces. Diarchy, double government, reserved and transferred subjects were introduced in the provinces. Under the provisions of the Act of 1919, Dyas was established in 1926 for recruiting Dyas. Central Civil Service Commission was set up in 1926 for recruiting सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स के लिए ये एक संस्थान बनाया गया। आज की जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की भांति सेंट्रल सिविल सर्विस कमीशन बनाया गया। तो इसी के साथ हमारा जो क्राउन रूल का दूसरी पार्ट खत्म होता है। अंतिम चरण में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। आशा है कि आप सब लोगों ने ये टॉपिक को अच्छी तरह समझ पाए होंगे और इस वीडियो को आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और अपना दोस्तों में इसको शेयर करने से ये वीडियो का लाभ सब लोग ले पाएंगे। मेनी थैंक्स टू यू फ्रेंड्स एंड आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज एकेडमिया डिसीजन। थैंक यू वेरी मच।